तो इमेजिन करो तुम एक किंगडम के प्रिंस और तुम्हारे पास वो सभी चीजें हैं जिसकी वजह से तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, और इन्हीं सब चीजों की वजह से तुम्हें गैम्बलिंग की लत लग जाती है। जब तुम्हारे पास स्ट्रांग बनने का मौका था उस समय तुम हमेशा गैम्बलिंग करते थे, क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे फादर वो सब कुछ हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि वो इस पूरे कॉन्टिनेंट के सबसे स्ट्रांग ह्यूमन थे। किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनके सामने खड़ा हो सके। लेकिन एक दिन अचानक से तुम्हारे फादर गायब हो जाते हैं और इस मौके का यूज करते हुए एक दूसरा एम्पायर वो तुम्हारे किंगडम के ऊपर अटैक कर देता है। उस समय तुम इतने स्ट्रांग नहीं कि अपने किंगडम को बचा सको, क्योंकि जब तुम्हारे पास स्ट्रांग बनने का मौका था उस समय तुम हमेशा गैम्बलिंग करते थे। बस तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे सबऑर्डिनेट नाइट वो सभी अपनी जान दे देते हैं और लास्ट में तुम भी मारे जाते हो। लेकिन शायद किसी रीजन की वजह से तुम अपने पास्ट के अंदर वापस से रिकॉर्नेट हो जाते हो। तो बताओ, क्या तुम अपनी गलतियों को वापस से दोहराओगे, वही गैम्बलिंग करोगे, या फिर खुद को स्ट्रांग बनाओगे ताकि तुम फ्यूचर में होने वाले अटैक से खुद को, अपनी फैमिली को और पूरे किंगडम को बचा सको। यही देखने वाले हम इस सीरीज के अंदर, और ये सीरीज लिटरली बहुत ही ज्यादा मस्त है। इसका नेक्स्ट एपिसोड इससे भी ज्यादा क्रेजी होने वाला है। तो फिर चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी करते हुए। एपिसोड की स्टार्टिंग हमें विंटर के सीजन में घर को दिखाने से होती है। कुछ लोग उसी घर के अंदर बात करते हुए बोलते हैं, क्या तुमने उस क्रेजी मैन के रूमर्स के बारे में सुना? हम वहाँ पर दो आदमियों को देखते हैं जिनमें से दूसरा बंदा बोलता है, क्या तुम बैटलफील्ड वाले उस बंदे के बारे में बात कर रहे हो? पहला बंदा बोलता है, हाँ वो पर्सन सच में क्रेजी है, वो बस एक मर्चेंट है, लेकिन वो इस तरह से एक्ट करता है जैसे कि उसे जीने और मरने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एक बार जब वो बैटल को एंड कर लेता है तब वो फाइट करने के लिए किसी और बैटलफील्ड के अंदर चला जाता है। इसकी बात को सुनकर दूसरा बंदा बोलता है, एक मर्चेंट जिसे अपने लाइफ की कोई भी परवाह नहीं। इंटरेस्टिंग, लेकिन मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि वो बंदा मनी के लिए नहीं बल्कि रिवेंज के लिए फाइट करता है। पहला बंदा बोलता है, इस बात को सुनने के बाद मेरी बॉडी शेक कर रही है, आखिर वो है कौन? दूसरा पर्सन बोलता है, मुझे पता नहीं, लेकिन अगर मैं रूमर्स के हिसाब से बताऊं तो वो किसी ऐसे किंगडम का प्रिंस है जो कि पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है माउंटेन के अंदर। एक पर्सन को देखते हैं जो कि काफी इंजर्ड था। उसके पास कोई आते हुए बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम मरने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे हो। इन द एंड तुम्हें एक सोल्यूशन मिल गया जो कि है खुद को टॉर्चर करना। ब्रियोल के थर्ड प्रिंस यूरी ब्रियोल। इसके बाद हमें बताया जाता है यूरी ब्रियोल ये उस आदमी का नाम है जिसने अपने किंगडम को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। यहीं से हम 10 साल पहले कसिनो का सीन देखते हैं। इस कसिनो के अंदर सभी लोग गैम्बलिंग कर रहे थे। हम उसी कसिनो के अंदर यूरी ब्रियोल को देखते हैं जो कि फिलहाल 18 साल का है। यूरी चिल्लाते हुए बोलता है, सच में आज मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ। हम उसके सामने एक और पर्सन को देखते हैं जो कि कोर्ट में जेरनाडो है। जेरनाडो यूरी से बोलता है, सच में तुम तो अमेजिंग हो, मैं ये समझ नहीं पा रहा कि आखिरकार तुम हर बार कैसे जीतते हो। यूरी बोलता है, इसमें कोई खास बात नहीं, बस ये लक है। ये बोलकर यूरी वहाँ से जा ही रहा था तभी उसके पीछे बैठा एक और बंदा बोलता है, क्या तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? मेरे ख्याल से तुम्हें एक और राउंड खेलना चाहिए। यूरी बोलता है, ठीक है, लेकिन जो दांव है वो दुगना रहेगा। यूरी के बात को सुनकर एर्नाडो धीरे से बोलता है, मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए, अगर हम यहाँ पर और ज्यादा रुके तो हमें काफी देर हो जाएगी। एर्नाडो के इतना बोलने के साथ ही एक बंदा वो टेबल के ऊपर अपना पैर रखने के बाद बोलता है, जब मैंने तुम्हें यहाँ से जाने का मौका दिया तब तुम्हें यहाँ से चुपचाप चले जाना चाहिए था। तुम्हें क्या लगता है हमें बात नहीं पता कि तुम हमें स्कैम कर रहे हो अपने इन डर्टी ट्रिक्स का यूज करते हुए? उनके बात को सुनकर यूरी चिल्लाते हुए बोलता है, तुमने क्या कहा? डर्टी ट्रिक्स? क्या तुम ये बात जानते हो कि आखिरकार मैं कौन हूँ? यूरी के सामने खड़े बंदे बोलते हैं, तुम्हारा बिहेवियर देखने के बाद हमें इस बात पर यकीन है कि तुम कोई नोबल नहीं हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी किंगडम के किंग हो जो कि यहाँ पर हमसे फाइट करने के लिए आया है। दूसरा बंदा बोलता है, तुमने सही कहा, अगर ये किसी किंगडम का किंग होता तो अब तक वो किंगडम पूरी तरह से रियूंड हो चुका होता, बिल्कुल हमारे किंग की तरह। उनका तो बेटा भी उन्हीं की तरह एकदम निकम्मा, उसे शॉट चलाना भी नहीं आता, आखिरकार वो क्या ही कर सकता है। उन सभी की बातों को सुनने के बाद यूरी गुस्से में टेबल पर पड़े सभी कार्ड को फेंकते हुए बोलता है, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। यूरी के ऐसे रिएक्शन को देखने के बाद वो तीनों बंदे बोलते हैं, आखिर इसे क्या हुआ? यूरी उन तीनों से बोलता है, मैंने अब तक तुम्हारी बहुत ही ज्यादा बकवास को सुन लिया। मैं यूरी ब्रियोल हूँ, द थर्ड प्रिंस ऑफ द ब्रियोल, और तुम मेरे हाथों रिबॉर्न होने के लिए तैयार हो जाओ, मतलब मरने के लिए। यूरी के इस बात को सुनने के साथ ही वो तीनों बंदे बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है मेंशन के अंदर। यूरी को देखते हैं जो कि किसी लेडी से बोल रहा था, मैं सीरियस हूँ, फादर ने अर्जेंट मीटिंग को बुलाया था और इसी वजह से मैं लेट हो गया। इस बात को बताने के लिए मैंने
पेंगुइन का यूज करते हुए तुम्हारे पास एक लेटर भी तो भेजा था, तो क्या तुम हमेशा की तरह मुझे इस बार भी माफ नहीं कर सकती? हम यूरी के सामने एम्पायर की प्रिंसेस ये कातरीन वरना ग्रैंड जाइन, मैं आगे से इसे ये कैथरीन कहने वाला हूँ। इसे यहाँ पर ये कैटरीना लिखा है लेकिन मैं ये कैटरीन कहूंगा। यूरी की बात को सुनने के बाद ये कैटरीन बोलती है, तुम्हें क्या लगता है पूरे वर्ल्ड के अंदर बस तुम ही एक बिजी पर्सन हो? यहाँ तक आने में मुझे बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और हर बार मैं किसी न किसी को अवॉइड करते हुए यहाँ तक आई हूँ। ये कैटरीन की बात को सुनकर यूरी बोलता है, मुझे पता है लेकिन तुम मेरी कंडीशन को समझने का ट्राई करो। फादर जल्दी यहाँ से जाने वाले हैं तो मुझे बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा। अगर मैं हॉनेस्टली कहूँ तो मुझे ये बात ज्यादा लोगों को नहीं बतानी चाहिए। यूरी की बात को सुनकर कैटरीन बोलती है, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं एक आउटसाइडर हूँ? ये कैटरीन की इस बात को सुनकर यूरी घबराते हुए बोलता है, नहीं नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। हम ये कैटरीन को देखते हैं जो कि यूरी की किसी भी बात को नहीं सुनती। वो उसकी तरफ एक पेंडेंट को फेंकते हुए बोलती है, और तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं तो आखिरकार तुमने मुझे ये क्यों दिया? तुम इसे ले जाकर किसी और लेडी को देना जिसके ऊपर तुम ट्रस्ट करते हो। हाँ, मुझे कांटेक्ट करने का ट्राई मत करना जब तक कि मैं ना करूँ। ये कैटरीन को वहाँ से जाता देख यूरी उसे रोकने का ट्राई करता है लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रुकती। इस चीज को देखने के बाद यूरी बोलता है, आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए? सिचुएशन को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि उससे माफी मांगना भी मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। यूरी के इतना बोलने के बाद हम उसके पीछे शैडो में एक बंदे को देखते हैं जो कि यूरी को देखने के बाद बस एक स्माइल करता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि ब्रियोल और एम्पायर के बीच का रिलेशनशिप पहले ही काफी अनस्टेबल था लेकिन इस इंसिडेंट के बाद वो पूरी तरह से टूट गया और फिर एम्पायर ने अपनी लाइन को क्रॉस करना स्टार्ट कर दिया। इसी वजह से धीरे धीरे दोनों नेशन के बीच फाइट होना स्टार्ट हो गया। इसके बाद हम यूरी को देखते हैं जो कि अचानक से अपनी आईज को ओपन करता है। उसके सामने उसके ही कैसल को देखते हैं जो कि जल रहा था और उसके ही सोल्जर चिल्लाते हुए बोल रहे थे, हमारे ऊपर अटैक हुआ है, एम्पायर ने ब्रियोल के ऊपर अटैक कर दिया है। इस बात को सुनने के बाद यूरी भागते हुए बोलता है, जल्दी करो, कैसल के पास जितने भी लोग हैं उन सभी को ले जाओ। ये बोलने के बाद जब वो अपने कैसल के सामने जाता है तब उसे दिखाई देता है कि उसका कैसल वो पूरी तरह से जल रहा है और थोड़ी देर के अंदर वो डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा। हमें बताया जाता है कि यहीं से एम्पायर के बीच का वार स्टार्ट हुआ और इस वार के अंदर काउंटलेस लोगों ने अपना सेक्रीफाइस दिया। इस वार को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये कभी भी खत्म नहीं होगा। हम यूरी को देखते हैं जो कि किसी से फाइट कर रहा था लेकिन उसके सोल्जर वो पीछे से चिल्लाते हुए बोल रहे थे, योर हाइनेस, आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। हमें बताया जाता है कि पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ब्रियोल फैमिली के अंदर जिसे सबसे पावरफुल वेपन माना जाता है वो है फ्योरी ब्रियोल। उनके यहाँ पर न होने की वजह से ये बैटल धीरे धीरे करके एम्पायर के फेवर में जाने लगा। पहले मैंने ये कंसीडर किया कि ये बस एक कोइंसिडेंस है लेकिन मैं बस सच्चाई से भाग रहा था। हालांकि पास्ट के अंदर हुए अपनी फैमिली के लाइफ और डेथ बैटल को याद करने के बाद मुझे बस एक ही लॉजिक मिला जिसे कि मैं मान सकता था, ये कैटरीना, उसने मुझे बिट्रे कर दिया। वो एक ऐसी पर्सन थी जिसे मैंने सब कुछ बताया। उस समय जब मेरे फादर ब्रियोल को छोड़कर चले गए थे तब एम्पायर ने हमारे ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। मैं बस ये मान रहा था कि ये कैटरीन वो मुझे धोखा नहीं दे सकती, ये बस मेरी ओवर थिंकिंग है। लेकिन ये कैटरीन के उस लेटर को देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि उसने मुझे बिट्रे किया है। हम उस लेटर को देखते हैं जिसके अंदर सॉरी के अलावा और कुछ भी नहीं लिखा था। इसके बाद हम उसी बैटल का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी सोल्जर यूरी को देखते हुए बोलते हैं, ये है यूरी ब्रियोल, अगर हमने इसे मार दिया तो ये सब यहीं पर एंड हो जाएगा। उनकी बात को सुनकर यूरी गुस्से में बोलता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम लोग मुझे मार सकते हो? ये बोलने के बाद यूरी अपने ऊपर हो रहे अटैक को ब्लॉक करता है और अपने सामने खड़े सोल्जर के ऊपर अटैक करके उसे वहीं पर मार देता है। यूरी जैसे उस सोल्जर को मारता है तुरंत एक और सोल्जर उसके ऊपर अटैक कर देता है लेकिन यूरी उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। हम देखते हैं फाइट करने की वजह से यूरी की बॉडी भी शेक कर रही थी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है। इंजर्ड होने के बाद भी वो उस सोल्जर के ऊपर अटैक करता है और उसे वहीं पर मार देता है लेकिन वो राहत की सांस ले पाता उससे पहले वहाँ पर कुछ और सोल्जर यूरी को मारने के लिए आते हैं। उन सभी को देखने के बाद यूरी थोड़ा हैरान हो जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उनमें से किसी को पहले से ही जानता है। इन सभी को देखते हुए यूरी अपने मन में सोचता है, इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मेरी डेथ आज यहीं पर होगी। ये सोच रहा था तभी एक सोल्जर उसके हाथ के ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से यूरी का स्वॉर्ड उसके हाथ से छूट जाता है। इस चीज को देखने के बाद यूरी अपने आँख को बंद कर लेता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो यहीं पर मारा जाएगा। लेकिन यूरी के अटैक को उसका एक सबऑर्डिनेट अपने ऊपर ले लेता है। इस चीज को देखकर यूरी वो एकदम ही शॉक हो जाता है क्योंकि
उसने सोचा नहीं था कि कोई उसके लिए अपनी जान देने को भी तैयार है। हम उस सोल्जर को देखते हैं जो कि अपने घुटने टेक कर बैठा था और बस मरने ही वाला था। मरने से पहले वो सोल्जर बोलता है, योर हाइनेस, आप यहाँ से निकल जाओ। उसकी बात को सुनने के बाद यूरी चिल्लाते हुए बोलता है, लॉरेंट। लेकिन वो आगे बढ़ पाता उससे पहले एक सोल्जर वहाँ पर आकर फाइट करने लगता है ताकि वो यूरी को बचा सके। इसके अलावा यूरी के जितने भी बचे हुए सोल्जर थे वो सब भी उससे बोल रहे थे, योर हाइनेस, आप यहाँ से निकल जाइए। अगर आपको कुछ हो गया तो ब्रियोल का फ्यूचर यहीं पर एंड हो जाएगा, इसलिए जल्दी करिए, आप यहाँ से निकल जाइए। सभी की बातों को सुनने के बाद यूरी वो अपना दांत पीसते हुए वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि अगर उसे रिवेंज लेना है तो उसे जिंदा तो रहना होगा। यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर एक गोडाउन के पास कुछ सोल्जर यूरी को ढूंढते हुए बोलते हैं, उसे ढूंढो, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, हमें कुछ भी करके उस थर्ड प्रिंस को ढूंढना होगा। उनके उतना बोलने के बाद हम गोडाउन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर यूरी छुपा हुआ बैठा था। वो अपने मन में सोचता है, मैं हमेशा के लिए यहाँ पर तो नहीं छुप सकता, मुझे यहाँ से निकलना है और ये सोचना कि आखिरकार मैं आगे क्या करूंगा, आखिरकार मेरे फादर के साथ क्या हुआ, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आए, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एम्पायर के हाथों मारे गए। यूरी ये सब बातें सोच ही रहा था तभी कोई पर्सन गेट को ओपन करता है। हम यूरी के सामने एक नाइट को देखते हैं। उस नाइट को देखने के बाद यूरी अपने मन में सोचता है, अगर मैं यहाँ पर मर गया तो आखिरकार ब्रियोल का क्या होगा। ये सोचने के बाद यूरी उस सोल्जर से बोलता है, मुझे यहाँ से जाने दो, अगर मैं यहाँ पर मर गया तो ब्रियोल कभी भी रजिस्ट नहीं कर पाएगा। और आखिर उन नाइट्स का क्या होगा जिन्होंने बस मुझे बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस दे दिया। ये सब बातें सोच सोच कर यूरी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। तभी वो नाइट बोलता है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें ये ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन एक दिन एम्पायर को अपने सभी पापों के लिए पे करना होगा। एम्पायर के सोल्जर वो जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ से निकल जाओ। सोल्जर के इतना बोलने के बाद हम फॉरेस्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर यूरी वो हाफते हुए भाग रहा था। वो भागते हुए अपने मन में सोचता है, मुझे जीना होगा, कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मुझे सरवाइव करना होगा। ब्रियोल को वापस से रीबिल्ड करने के लिए और सभी का रिवेंज लेने के लिए हमें बताया जाता है कि ये सब यूरी की बस एक बचकानी सोच थी, क्योंकि रियलिटी वो बहुत ही ज्यादा हार्ड है। हम यूरी को देखते हैं जो कि बारिश के अंदर चलते हुए अपने मन में सोचता है, सभी लोग मारे गए, उन्होंने इतना खून बहाया, लेकिन किसके लिए ये बात मुझे भी नहीं पता। और हाँ, फिलहाल मैं खुद को पनिश करने का ट्राई कर रहा हूँ, मुझे यकीन है किसी दिन कोई आएगा और मुझे मार डालेगा। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर यूरी वो इन सभी बातों को सोच रहा था। यूरी के सामने खड़ा सोल्जर उससे बोलता है, तुम न जाने कितने डेंजरस बैटल के अंदर कूद पड़े सिर्फ इस वजह से ताकि तुम पीसफुली मर सको, लेकिन अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो तुम मौत के भी लायक नहीं। उसकी बात को सुनकर यूरी बोलता है, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम मुझे मारने के लिए तैयार हो, तो फिर तुम ऐसा क्यों नहीं करते। वो सोल्जर यूरी से बोलता है, यूरी ब्रियोल, ब्रियोल का तीसरा बेटा। उसके इस बात को सुनकर यूरी अपने मन में सोचता है, तो इसका मतलब ये मेरे पास्ट के बारे में सब कुछ जानता है। हम उस सोल्जर को देखते हैं जो कि अपने हेलमेट को बाहर उतारते हुए बोलता है, सब तुम्हारी गलती है, ये सब बस तुम्हारी वजह से हुआ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। हम देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि लॉरेंट था जिसने की पहले यूरी की जान बचाई थी। यूरी इसे देखते हुए बोलता है, क्या लॉरेंट, ये आवाज पक्का उसी की है, लेकिन वो तो मर गया था, तो फिर ये कौन है। लॉरेंट अपने शॉट को बाहर निकालते हुए बोलता है, सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से पूरा किंगडम वो डिस्ट्रॉय हो गया, तुम्हारी गलती की वजह से फ्लैंड्रेट फैमिली, उसका जनरेशन रेपुटेशन वो बर्बाद हो गया, और उसी के साथ मेरा ट्रस्ट और मेरा हॉनर भी। यूरी ब्रियोल इतना बोलने के बाद वो यूरी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। यूरी से देखते हुए अपने मन में सोचता है, एक पर्सन जिसे मर जाना चाहिए वो एक घोस्ट की तरह मेरे सामने खड़ा है। वो ये बातें सोच रहा था तभी लॉरेंट की स्वॉर्ड उसके हार्ट के आर पार हो जाती है। मरते हुए यूरी अपने मन में सोचता है, मैंने जितने भी गलत काम किए हैं वो सब मेरे साथ जाएंगे। मैंने ये सोचा था मरते हुए मुझे काफी अच्छा फील होगा, लेकिन मुझे तो बस गिल्टी फील हो रही है। यूरी के इतना सोचने के बाद हम उसके पेंडेंट को देखते हैं जो कि ग्लो कर रहा था। इसके बाद यूरी वो मरते हुए अपने फादर को याद करता है, लेकिन तभी कोई चिल्लाते हुए बोलता है, यूरी, यूरी ब्रियोल। इस बात को सुनने के साथ यूरी अचानक से ही अपने आँख को ओपन करता है। हम देखते हैं अब वो एक छोटे बच्चे की बॉडी में यानी अपने पास्ट लाइफ के अंदर रिकॉर्नेट हो चुका है। यूरी को होश में देखकर कोई उससे बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम पिछले 3 दिनों से सो रहे थे। हम उसके सामने उसके फादर को देखते हैं जो कि उससे बोल रहे थे, क्या तुम ठीक हो। अपने फादर को देखने के बाद यूरी थोड़ा सरप्राइज होते हुए अपने मन में सोचता है, फादर आखिरकार वो यहाँ पर क्यों है, वो तो मर गए थे ना। नहीं, मुझसे ये मत कहना। सोचने के बाद वो अपने फादर से बोलता है, फादर आखिरकार आप हेल में आ ही गए। फिर मुझे ये बातें समझ में आती हैं कि आखिरकार आप हेल में कैसे आ गए,
लेकिन आप तो ऐसे पर्सन थे जो बस हमेशा हॉनर के बारे में ही बात करता था, तो फिर आपने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आपको हेल में आना पड़ा। यूरी की बात को सुनने के बाद उसके फादर उसे एक चाटा लगाते हुए बोलते हैं, आखिर तुम ये किस तरह की बकवास कर रहे हो। उनके इस थप्पड़ को खाने के बाद यूरी बोलता है, क्या हेल में आने के बाद भी आप अपने इस हैबिट को नहीं सुधारेंगे? कम से कम अब आपको यहाँ पर अपने कर्मों का पश्चाताप करना चाहिए। इसमें अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई। ये सब बातें बोलते हुए यूरी की नजर एक पत्ते पर पड़ती है। उस पत्ते को देखने के बाद यूरी अपने रूम के बाहर देखता है और फिर शौक होते हुए अपने मन में सोचता है, नहीं ये नहीं हो सकता। हम उसके मेंशन के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर सब कुछ ठीक था पहले की तरह। सभी चीजों को देखने के बाद यूरी अपने मन में सोचता है, आखिर ये कैसे हो सकता है। ये जगह तो हेल से भी ज्यादा बदतर थी। यहाँ पर हर तरफ बस आग ही आग फैली हुई थी। डीमंस वो हर समय मेरा पीछा ही कर रहे थे ताकि वो मुझे मार सकें। लेकिन एक सेकंड रुको, अगर ये प्लेस वही है जो मैं सोच रहा हूँ तो। ये सोचने के साथ यूरी का विजन ब्लर होने लगता है और वो आपस से अनकॉन्शियस हो जाता है। इसके बाद हमें बताया जाता है थर्ड प्रिंस ऑफ ब्रियोल यूरी ब्रियोल वो फिर हर 13 साल का है। यूरी हमें बताता है कि मैंने पहले सोचा ये सब बस एक ड्रीम है, लेकिन मैंने चाहे जितनी कोशिश की मैं नहीं जागा और ना ही इस वर्ल्ड का एंड हुआ। इसके अलावा सभी चीजें यहाँ पर भी मेरे पास्ट लाइफ की तरह आगे बढ़ रही थी और इन द एंड मुझे इसे एक्सेप्ट करना पड़ा। मैं अपने पास्ट में लौट आया हूँ और इसी स्प्रिंग के अंदर मेरी उम्र 13 साल हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक और चांस दिया गया है। इसके बाद हम यूरी के रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर एक मेड विंडो को ओपन करते हुए बोलती है, यंग मास्टर चलिए उठ जाइए सुबह हो चुकी है। लेकिन यूरी वो उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और चुपचाप बस बेड में ही पड़ा रहता है। इस चीज को देखकर वो मेड बोलती है, आपने ही मुझसे कहा था कि मैं सुबह जल्दी आपको उठा दूं और वैसे भी अब आपके साथ ट्रेनिंग का टाइम हो चुका है। इस बात को सुनने के साथ यूरी तुरंत अपने आईज को ओपन करता है और बहुत ही स्पीड के साथ उठकर बैठ जाता है। इसके बाद अपने क्लोथ को सही करते हुए बोलता है, जल्दी करो मेरे क्लोथ को तैयार करो, लेकिन उससे पहले मुझे फ्रेश हो जाना चाहिए। यूरी को इतनी ज्यादा जल्दबाजी करता देख वुमेट बोलती है, योर हाईनेस आपको पहले शांत हो जाना चाहिए और सबसे पहले आपको अपने फेस को वॉश करना चाहिए। चलिए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। उसकी बात को सुनने के बाद यूरी अपने पास्ट के बारे में याद करता है कि आखिर इस मेड की डेथ कैसे हुई थी। वो याद करता है कि बस उसकी वजह से ये मेड जिसका नाम एना है वो मारी गई थी। इन सभी चीजों को याद करने के बाद यूरी बोलता है, एना बोलती है, हाँ योर हाईनेस बोलिए। यूरी बोलता है, चलो मुझे थप्पड़ मारो, मेरे फेस पर एक चाटा लगाओ। इस बात को सुनकर एना बोलती है, मुझे माफ करना, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो ये देशद्रोह कहलाएगा। यूरी बोलता है, अगर मैं ऑर्डर दूं तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, चलो मुझे हिट करो। एना बोलती है, क्या आप इस चीज को लेकर श्योर हैं? यूरी बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं यूरी ब्रियोल अपने वर्ड से कभी भी पीछे नहीं हटता। यूरी के इतना बोलने के साथ ही उस पूरे महल के अंदर एक आवाज गूंज उठती है जो कि ऑफकोर्स उसी थप्पड़ की थी। फिर यहीं से हमारा सीन थोड़ी देर बाद शिफ्ट होता है। हम ट्रेनिंग ग्राउंड एरिया का सीन देखते हैं। हम उसी ट्रेनिंग ग्राउंड एरिया के अंदर यूरी को देखते हैं जिसका गाल सूजा हुआ था और वो अपने मन में सोच रहा था, आखिर मैं इस बात को कैसे भूल सकता हूँ, एना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यूरी के पीछे हम उसके दोनों भाइयों को देखते हैं जो कि यूरी की ऐसी हालत को देखकर हंसते हुए वहां से जा रहे थे। उन दोनों को देखते हुए यूरी अपने मन में सोचता है, यहाँ पर कोई भी मुझे कुछ नहीं बोल सकता, यहाँ तक कि बार्नार्ड भी ये नहीं पूछ सकता कि आखिर मुझे चोट कैसे लगी। यूरी के सामने बार्नार्ड को देखते हैं जो कि स्वॉर्ड का इंस्ट्रक्टर है। यूरी से देखते हुए अपने मन में सोचता है, ये मुझे सिखाने के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं, ये बस मजबूरी में ऐसा कर रहा है। वो मुझे यहाँ पर स्वॉर्डमैनशिप सिखाने आते हैं, उसका बस एक ही रीजन है। हम थोड़ा पास्ट में बेर्नार्ड और यूरी के फादर के कन्वर्सेशन को देखते हैं। बेर्नार्ड यूरी के फादर से बोलता है, अगर प्रिंस के पास कोई ब्लेसिंग या टैलेंट होता तो वो उसे भी बर्बाद कर देते। अगर उन्होंने बस थोड़ी सी ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दी तो ये ब्रियोल फैमिली के लिए एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग होगी। हम उसी दरवाजे के पीछे यूरी को देखते हैं जो कि ये सभी बातें खड़ा होकर चुपचाप सुन रहा था। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर यूरी बार्नार्ड को देखते हुए अपने मन में सोचता है, उसी दिन से हम लोग बस ट्रेनिंग के नाम पर थोड़ी सी स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस करते हैं और अपने फास्ट लाइफ के अंदर ये बात सुनने के बाद ट्रेनिंग करने के बजाय मैं और ज्यादा आलसी हो गया। ये सोचने के बाद यूरी बोलता है, बार्नार्ड चलो आज से ट्रेनिंग स्टार्ट करें, मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे प्रॉपर टीच करो। मैं यूरी ब्रियोल अब ट्रेनिंग करने के लिए अपना सब कुछ झोंक दूंगा। यूरी के बात को सुनकर बार्नार्ड बोलता है, योर हाईनेस मुझे नहीं पता आपको क्या हो गया है, लेकिन मैं इसे समझ सकता हूँ। इतना बोलने के बाद बार्नार्ड वहीं पर अपने ओरा को रिलीज करता है और यूरी से बोलता है, तो फिर अब से हम लोग एक रियल ट्रेनिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इतना बोलने के साथ बार्नार्ड अपनी जगह से गायब हो जाता है और बहुत ही स्पीड के साथ सीधा यूरी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन यूरी अपने पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस का यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और
और घबराते हुए बोलता है बार्नार्ड रुको। यूरी के इस बात को सुनकर बार्नार्ड वो तुरंत पीछे हटता है। इसके बाद यूरी अपने मन में सोचता है मैं ये बात भूल गया था कि बार्नार्ड उसे कहा जाता है स्वॉर्ड डीमन। यूरी के इतना सोचने के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर उसकी स्वॉर्ड जमीन पर पड़ी थी और अपने स्वॉर्ड के साथ यूरी भी जमीन पर पड़ा था। वो अपने मन में सोचता है अगर मेरे पास अपने पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं होता तो मैं यहीं पर पीट पीट कर मारा जाता। हालांकि इसकी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा थक गया, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं सभी चीजों को चेंज कर सकता हूँ और फ्यूचर में अपनी फैमिली को भी सेव कर सकता हूँ। यूरी के इतना सोचने के बाद हम बार्नार्ड को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचता है उन्होंने मेरे सभी अटैक को ब्लॉक कर लिया। आखिरकार योर हाइनेस ने खुद को इतना ज्यादा इम्प्रूव कब कर लिया। बार्नार्ड ये बातें सोच ही रहे थे तभी कोई चिल्लाते हुए बोलता है योर हाइनेस। मेना को देखते हैं जो ट्रेनिंग एरिया में आते हुए बोलती है इन सभी चीजों को छोड़कर आपको मेरे साथ चलना चाहिए, मेजेस्टी ने आपको बुलाया है। इस बात को सुनकर यूरी बोलता है क्या मेजेस्टी ने, लेकिन क्यों? मेना बोलती है काउंट जोहानिस यहाँ पर अपने बेटे के साथ आए हैं। इस बात को सुनकर यूरी गुस्से में सोचता है क्या काउंट जोहानिस और उसका बेटा ये वही है जिसने मेरे पास्ट लाइफ के अंदर किंगडम को बिट्रे कर दिया और एम्पायर के लिए हमारे गेट को भी खोल दिया। वो कमीना क्या वो यहाँ पर आया है? ये सोचने के बाद यूरी एना से बोलता है एना कहाँ पर, आखिरकार वो कमीना भी कहाँ पर है? यूरी के इतना बोलने के बाद हम डाइनिंग टेबल का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग एक साथ मिल कर रहे थे। तभी काउंट जोहानिस यूरी को देखते हुए बोलता है थर्ड प्रिंस इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा बदल चुके हैं, इसी के साथ उनकी फिजिक भी पहले से काफी बेटर हो चुकी है। काउंट जोहानिस की बात को सुनकर यूरी के फादर बोलते हैं हाँ लगता है मेरे बेटे ने कुछ गलत खा लिया है। इस बात को सुनकर काउंट जोहानिस बोलता है अगर ऐसी बात है तो मेरे बेटे को भी बताइए कि आखिरकार वो क्या खाता है। यूरी के फादर बोलते हैं वैसे तुम्हारा बेटा भी काफी ज्यादा स्मार्ट है। काउंट जोहानिस बोलता है हाँ लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें वो काफी ज्यादा लैग करता है। हम काउंट जोहानिस के बेटे को देखते हैं जो कि यूरी के ब्रदर को अपने चमकती हुई आंखों से देख रहा था, लेकिन जब उसकी नजर यूरी पर पड़ती है तब उसे दिखाई देता है यूरी वो उसे बहुत ही गुस्से में घूर रहा है। इस चीज को देखकर वो एकदम ही घबरा जाता है और अपने सर को नीचे झुका लेता है। फिर हम यूरी के भाई को देखते हैं जो कि उससे बोलता है हे यूरी तुम्हारे और उसके बीच कुछ हुआ है? यूरी गुस्से में बोलता है हाँ बिल्कुल उसने मेरे ऊपर पीछे से अटैक किया। यूरी के बात को सुनकर उसका भाई बोलता है और इसके बाद भी तुमने उसे चुपचाप जाने दिया, तुम तो सच में द ग्रेट यूरी ब्रियोल हो। अपने भाई के बात को सुनने के बाद यूरी अपने मन में सोचता है वो अभी भी हमेशा की तरह प्रिटेंड कर रहा है, मेरे पास्ट लाइफ के मुकाबले वो जरा सा भी नहीं बदला। जोहानिस के बेटे को देखते हैं जिसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि यूरी उसे लगातार घूर रहा था। यूरी को इस तरह से घूरता देख वो गुस्से में उसकी तरफ देखता है, लेकिन तब तक यूरी ने अपना फेस दूसरी तरफ कर लिया था। वो बोलता है ऐसा लगता है ये सभी चीजें ठीक है, मेरे पास्ट लाइफ के अंदर जो हुआ मैं उसे वापस से रिपीट नहीं होने दे सकता। अगर मैं अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचूं तो ये बस एक छोटा सा झगड़ा था और मुझे लगता है बस यही रीजन है जिसकी वजह से उसने हमारे किंगडम को बिट्रे कर दिया। यूरी के इतना सोचने के बाद हम गोट को देखते हैं जिसे कि यूरी एक शॉट देते हुए बोलता है ठीक है गोट मैंने सुना है कि तुम्हें काफी अच्छी शॉट चलानी आती है। यूरी के बात को सुनकर गोट बोलता है हाँ आपने सही कहा मेरे पास कुछ स्किल है, लेकिन अचानक से इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? इसकी बात को सुनकर यूरी बोलता है इस किंगडम के अंदर नैरो माइंडेड नाइट के लिए कोई भी प्लेस नहीं है। यूरी के बात को सुनकर गोट बोलता है लेकिन योर हाइनेस मैं अभी तक एक नाइट भी नहीं बना। यूरी चिल्लाते हुए बोलता है तुम एक ऐसे पर्सन हो जिसकी डेस्टिनी में नाइट बनना लिखा है और अगर तुम्हारी विल इतनी कमजोर होगी तो तुम किंगडम को सर्व कैसे करोगे? गोट बोलता है आपने जो कहा वो सभी बातें सच हैं, लेकिन वो ये बातें बोल रहा था लेकिन तभी यूरी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलता है ये एक डुअल है। ये बोलकर यूरी गोट के ऊपर अटैक करता है। इस चीज को देखकर गोट बोलता है तुम तो सच में एक कावर्ड हो जो कि मेरे ऊपर एम्बुश कर रहा है। गोट के इतना बोलने के बाद यूरी पीछे हटता है और अपने पैर में मिट्टी लगाने के बाद सीधा उसके फेस पर हिट करता है। इस चीज को देखकर गोट बोलता है थर्ड प्रिंस मैं ये चाहता हूँ कि तुम एक नाइट की तरह फाइट करो। उसके बात को सुनने के साथ यूरी अपने शॉट को फेंक देता है। इस चीज को देखकर गोट बोलता है आखिरकार तुमने अपनी शॉट को क्यों फेंका? ये बातें बोल रहा था तभी यूरी बहुत ही स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और सीधा उसे अपने किक से हिट करता है जिसकी वजह से गोट वो दूर जाकर गिरता है। यूरी अपनी शॉट को उठाने के बाद उसके ऊपर पॉइंट करते हुए बोलता है आखिर ये कैसा था? ये बोलने के बाद यूरी अपने मन में सोचता है मेरे पास्ट लाइफ के अंदर तुम्हारा हुनर कहाँ पर था जब तुमने एम्पायर को इन्फॉर्मेशन दी? फिर वो गोट से बोलता है तुम्हारे फादर वो एक ग्रेट काउंट और एक ऑनरेबल नाइट हैं, आखिर तुम इस पोजीशन के बारे में क्या सोचते हो? बोलने के बाद वो गोट की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए सोचता है मैं जिंदा रहने के भूख को समझ सकता हूँ लेकिन इस बार
ब्रियोल के लिए लाइफ मैटर नहीं करता। जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक मैं किसी भी नाइट को यह अलाउ नहीं करूंगा कि वो कमजोर रहे और इसके अंदर मैं भी शामिल हूँ। ये सोचने के बाद यूरी बोलता है, मैं फिर से पूछता हूँ तुम्हारे फादर वो काउंट क्यों है और उन्हें ये पावर कहाँ से मिली? तुम फिर हाल जिस कंडीशन में हो उसे समझने का ट्राई करो। मैंने तुम्हें जो कहा उन सभी को एक बार अच्छे से जरूर सोचना। यूरी के बात को सुनने के बाद गॉड बोलता है, हाँ योर हाइनेस मैं समझ गया। इतना बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। उसके वहाँ से जाने के साथ यूरी का भाई उसके पास आते हुए बोलता है, ये उतना भी बुरा नहीं था जितना मैंने सोचा था। सच में फाइट के अंदर काफी अच्छे हो चुके हो। उसके बात को सुनकर यूरी बोलता है, तुम्हें अब खिलवाड़ करना बंद कर देना चाहिए। यूरी के बात को सुनने के साथ ही उसका भाई वो एकदम ही हैरान हो जाता है कि आखिरकार यूरी ने अभी क्या कहा। यूरी आगे स्माइल करते हुए बोलता है, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग उसे भी ठीक करने की जरूरत है। उसके इतना बोलने के बाद हम इवनिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर यूरी वो ट्रेनिंग कर करके काफी ज्यादा थक चुका था। वो हाफते हुए बोलता है, बस हो गया, मुझे लगता है हमें अब यहीं पर रुक जाना चाहिए। यूरी के बात को सुनकर बेर्नार्ड बोलते हैं, योर हाइनेस आज आपने बहुत ही अच्छा किया, तो फिर आज की ट्रेनिंग हम यहीं पर एंड करते हैं। इसके अलावा योर हाइनेस अब टाइम आ गया है कि आपको एक माना मेथड सीखना चाहिए। बेर्नार्ड के बात को सुनकर यूरी बोलता है, क्या आप मुझे अपना माना मेथड सिखाएंगे? बेर्नार्ड बोलते हैं, नहीं, आप जैसे पर्सन के लिए वो ठीक नहीं। योर हाइनेस मुझे लगता है कि आपको ब्रियोल माना मेथड को सीखना चाहिए। ये बात को सुनकर यूरी बोलता है, लेकिन क्यों? बेर्नार्ड बोलते हैं, क्योंकि ये माना मेथड आपके लिए ठीक है। इसमें एनर्जी का फ्लो एकदम ही स्टेबल रहता है और इसकी एफिशिएंसी भी एक्सीलेंट है। बेर्नार्ड के बात को सुनकर यूरी अपने मन में सोचता है, अपने पास्ट लाइफ के अंदर मैंने ब्रियोल मेथड को पूरी तरह मास्टर कर लिया था। मर्सरनी के तौर पर मैं इसकी लिमिट यानी इसके पीक पर पहुंच गया था। यूरी ये बात सोच रहा था तभी बेर्नार्ड उससे बोलते हैं, योर हाइनेस आखिरकार आप क्या सोच रहे हैं? यूरी बोलता है, मैं ये सोच रहा था कि आप रॉयल गार्ड के अंदर से मुझे किसी अच्छे पर्सन को रिकमेंड करें, कोई ऐसा पर्सन जो अभी स्किल्ड नहीं है लेकिन उसके पास पोटेंशियल वो बहुत ही ज्यादा है। ये बोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है, मैं इस लाइफ में वो सभी चीजें करूंगा जो कि मैं अपने पास्ट लाइफ में नहीं कर पाया था। हम बेर्नार्ड को देखते हैं जो कि सोचते हुए बोलते हैं, अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो पर्सन है जिसका पोटेंशियल सबसे अलग है, उसका नाम है जेरेड। अगर मैं पोटेंशियल के हिसाब से बताऊं तो वो परफेक्ट है। बेर्नार्ड के बात को सुनकर यूरी अपने मन में सोचता है, क्या जेरेड अपने पास्ट लाइफ के अंदर वार एंड होने के बाद उससे मिला था? अगर उसके स्किल लेवल की बात करें तो वो उस समय मीडियोकर लेवल पर था। उसकी कंडीशन इतनी ज्यादा बेकार थी कि मैं इस चीज को देखकर सरप्राइज हो गया कि आखिरकार वो अभी तक जिंदा कैसे है। ये सच में बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन ये हो सकता है कि उसके पास इनक्रेडिबल नेचर टैलेंट हो। हम जेरेड को देखते हैं जो यूरी से बोलता है, अगर मैं पास्ट में पीछे जा पाऊं तो मैं बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करूंगा। यूरी से देखते हुए बोलता है, इसके पास टैलेंट तो है लेकिन ये इसे कभी शार्प नहीं कर पाया, मतलब इसने ज्यादा ट्रेनिंग नहीं की। यूरी आगे बोलता है, उस समय हमारी हालत ऐसी थी जैसे कि जंग लगी तलवार, अगर हम कोशिश करते तो भी हम उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाते। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर यूरी बोलता है, ठीक है हम अभी जाएंगे जेरेड से मिलने के लिए, यानी मेरे पोटेंशियल नाइट से। टाइम आ गया है कि उसे कुछ सेंस कराया जाए। यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, नाइट के ट्रेनिंग हॉल का सीन देखते हैं। हम वहीं पर एक बंदे को देखते हैं जो कि शायद इन सभी नाइट का कैप्टन है और इसका नाम है रोसो। रोसो वहाँ पर खड़ा होकर सभी नाइट के ऊपर नजर रख रहा था, लेकिन तभी उसके पीछे से गेट ओपन होता है और हमारा यूरी बाहर निकलता है। यूरी को देखकर रोसो बोलता है, योर हाइनेस आखिरकार आप यहाँ पर क्यों हैं? यूरी बोलता है, मैं बस ये देखने के लिए आया था कि आखिरकार आप लोग कैसे हैं। रोसो बोलता है, यहाँ पर सभी लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम अपना कंपेयर आपके साथ नहीं कर सकते। रोसो के बात को सुनकर यूरी अपने मन में सोचता है, ये बात सच है, वो सभी लोग काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये सोचकर वो रोसो से बोलता है, आखिरकार जेरेड कहाँ पर है? जेरेड बोलता है, क्या वो नौसिखिया वो वहाँ पर है? यूरी सामने देखते हुए अपने मन में सोचता है, अब मुझे समझ में आ गया कि आखिरकार बेर्नार्ड के कहने का मतलब क्या था। जेरेड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि वो ट्रेनिंग के अंदर अपने स्किल को इम्प्रूव करे, लेकिन वो बस उतनी ही ट्रेनिंग करता है जितना कि उसे जरूरत पड़ती है। सोचकर यूरी बोलता है, तो इसी वजह से वो एक जंग लगी तलवार बन गया। फिर वो रोसो से बोलता है, सर रोसो एक वुडन स्वॉर्ड को प्रिपेयर कीजिए क्योंकि मैं भी ट्रेनिंग करूंगा। रोसो बोलता है, मैं समझ गया, आखिरकार आप किससे डुअल करेंगे? यूरी बोलता है, उस आलसी से, वहाँ पर देखो उससे। इसके बाद हम देखते हैं कि जेरेड और यूरी वो दोनों आमने सामने खड़े थे। सभी लोग उन दोनों को देखते हुए बोलते हैं, जेरोड अपनी पूरी कोशिश करना। वहीं रोसो बोलता है, देखो एक ही अटैक के अंदर हार मत जाना। फिर हम यूरी को देखते हैं जो कि बोलता है, जेरेड मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक नाइट होने के तौर पर काफी ज्यादा पोटेंशियल है, तो प्लीज मुझे दिखाओ कि आखिरकार तुम किस तरह के नाइट हो। यूरी के बात को सुनने के बाद जेरेड थोड़ा हेजिटेट करते हुए बोलता है, ठीक है मैं समझ गया। इस बात को सुनने के बाद यूरी बोलता है, तो फिर
ठीक है, मुझे उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। इतना बोलने के बाद वो जेरेड के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो सीधा आगे बढ़कर जेरेड के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जेरेड यूरी के इस अटैक को बहुत ही आसानी के साथ ब्लॉक कर लेता है। सभी लोग जेरेड को देखते हुए बोलते हैं जैसा कि हमने उसके बारे में सोचा था, उसका अटैक एकदम परफेक्ट और शार्प है। वही दूसरा बंदा बोलता है बस तुम वेट करो, मुझे यकीन है योर हाइनेस भी काफी अच्छा करेंगे। इसके बाद हम जेरेड को देखते हैं जो अपने मन में सोचता है रुको यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। वो अपने सामने देखता है जहाँ पर यूरी बहुत ही आराम से उसके ऊपर अटैक कर रहा था और जेरेड भी बहुत ही आसानी के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा था। वो यूरी के अटैक को ब्लॉक करते हुए अपने मन में सोचता है रुको डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बहुत ही कम है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो बहुत ही जल्द मेरी स्पीड को मैच कर लेगा। जेरेड ये बात सोच रहा था तब यूरी बोलता है क्या ये बोरिंग नहीं, अभी तक ये बस एक बेसिक परफॉर्मेंस था, तो फिर चलो अब से रियल बैटल को स्टार्ट करते हैं। इतना बोलने के साथ यूरी जेरेड के ऊपर एक अटैक करता है। यूरी के इस अटैक को ब्लॉक करने के बाद जेरेड वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। वहीं दूसरी तरफ यूरी जो स्माइल करते हुए अपने मन में सोचता है क्या उसने इसे ब्लॉक कर लिया, जैसा कि मैंने सोचा था इसका रिफ्लेक्शन वो एक बीस्ट की तरह है। ये सोचने के बाद यूरी जेरेड के ऊपर एक और अटैक करता है, लेकिन जेरेड पीछे हटकर यूरी के इस अटैक को डॉज कर लेता है। डॉज करने के साथ साथ वो यूरी के अटैक को काउंटर भी कर रहा था। वो उन सभी अटैक को काउंटर करते हुए अपने मन में सोचता है मैं इस बच्चे को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहा था। ये सोचने के बाद वो यूरी के ऊपर अटैक करता है, जिसे ब्लॉक करते हुए यूरी अपने मन में सोचता है मुझे पता था मैं इसे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता, भले ही मेरे पास लाइफ की मेमोरी है, लेकिन जेरेड वो एक एक्सपीरियंस नाइट है, मुझे पहले से ही जीत की उम्मीद नहीं थी। लेकिन ये सोचने के बाद वो जेरेड के हाथ को झटकता है और स्माइल करते हुए बोलता है मैं फिलहाल इसके ऊपर बस एक हिट लगाने के बारे में सोच रहा हूँ। इतना सोचने के बाद यूरी वो बहुत ही स्पीड के साथ जेरेड के ऊपर हिट करके आगे निकल जाता है। जेरेड के ऊपर हिट लगाने के बाद यूरी हंसते हुए बोलता है फाइनली मैंने उसके ऊपर एक हिट को लैंड कर दिया। वहीं बाकी सभी नाइट इस चीज को देखते हुए बोलते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा कि योर हाइनेस ने जेरेड के ऊपर एक परफेक्ट हिट किया। हम यूरी को देखते हैं जो जेरेड से बोलता है तुम पीछे तो नहीं हट रहे ना। जेरेड बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं। ये बोलने के बाद वो सोचता है ये बहुत ही ज्यादा अजीब है, मैं उसके ऊपर प्रेशर बनाने का ट्राई करता हूँ लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद ही उसके अंदर फंस जाता हूँ। सोचने के बाद वो अपने कदम को आगे बढ़ाता है जहाँ पर यूरी उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो उसे डॉज कर लेता है। ये देखकर यूरी बोलता है सच में ये बहुत ही ज्यादा करीब था, मुझे लगा तुम हार गए। हम जेरेड को देखते हैं जो कि अपने स्वॉर्ड के अंदर ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है सच में ये बहुत ही ज्यादा एनोइंग है। जारेड को ओरा रिलीज करता देख रोसो बोलता है जारेड क्या तुम पागल हो गए हो, और गाइस कहीं पर जारेड लिखा है तो कहीं पर जेरेड, कंफ्यूज मत होना। हम जारेड को देखते हैं जो कि फिलहाल गुस्से में अपने माना मेथड का यूज कर रहा था। वो अपने माना मेथड का यूज करते हुए सीधा यूरी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन यूरी वो जारेड के इस अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन फिर भी इस अटैक की वजह से यूरी का थोड़ा सा बाल कट जाता है। बाल कटने के साथ साथ उसके फोरहेड पर भी एक इंजरी हो गई थी। इस चीज को देखने के बाद जारेड घबराते हुए बोलता है योर हाइनेस क्या आप ठीक हैं। हम रोसो को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए बोलता है योर हाइनेस क्या आप ठीक हैं। उन सभी की बात को सुनकर यूरी बोलता है ये एक स्पार मैच था तो फिर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। रोसो बोलता है लेकिन योर हाइनेस आप इंजर्ड हैं। यूरी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और अपने सर में एक कपड़े को बांधते हुए बोलता है जारेड चलो अपनी स्वॉर्ड को उठाओ। अभी तो मजा आना स्टार्ट हुआ था, फिर वो जारेड के ऊपर अटैक करते हुए आगे बोलता है फिलहाल हमारे फाइट को रोकने का यहाँ पर कोई भी रीजन नहीं है। ये बोलने के बाद वो दोनों बहुत ही स्पीड के साथ फाइट करने लगते हैं। यूरी की स्पीड वो तो अलग ही लेवल पर थी। जारेड यूरी को देखते हुए अपने मन में सोचता है योर हाइनेस उनका लेवल तो मुझसे एकदम ही अलग है, खुद को अपनी लिमिट तक पुश कर रहे हैं और उससे भी ऊपर वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। मैंने उनके बारे में जो सुना था उससे अपोजिट। थोड़ी देर तक फाइट करने के बाद वो दोनों एक दूसरे से दूर हटते हैं। पीछे हटने के बाद जारेड अपने मन में सोचता है मैं आज जिस तरह से फील कर रहा हूँ मैंने उससे पहले कभी भी ऐसा फील नहीं किया, यहाँ तक कि जब मैं खुद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के साथ फाइट कर रहा था तब भी नहीं। ये सोचने के बाद वो यूरी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यूरी वो उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। उसके अटैक को ब्लॉक करने के बाद यूरी जारेड के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जारेड भी यूरी की इस अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन यूरी के अटैक को डॉज करने के बाद भी उसका थोड़ा सा बाल कट गया था। इस चीज को देखकर जारेड वो गुस्से में अपने स्वॉर्ड को टाइट पकड़ता है और अपने माना का यूज करते हुए सीधा यूरी के ऊपर अटैक करता है, जिसे यूरी ब्लॉक तो कर लेता है लेकिन इसकी वजह से उसके स्वॉर्ड में क्रैक पड़ने लगते हैं और बस थोड़ी ही देर के अंदर यूरी की स्वॉर्ड टूट जाती है। इस चीज को देखने के बाद यूरी वो एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है डुअल यहीं पर एंड होता है। हम जारेड को देखते हैं उसकी भी हालत थोड़ी खराब थी और वो जोर जोर से हाफ रहा था। यूरी उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है जारेड मैंने तुम्हारी
वजह से आज बहुत कुछ सीखा। यूरी की बात को सुनकर जारेड उससे हैंडशेक करते हुए बोलता है, नहीं ऐसा तो मुझे बोलना चाहिए। वो अपने मन में सोचता है, योर हाइनेस ने मुझे जो फाइटिंग स्पिरिट दिखाई, मैंने आज से पहले कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। आखिरकार एक यंग प्रिंस के पास इतना सारा एक्सपीरियंस कैसे हो सकता है। ये सब बातें सोचते हुए वो यूरी को घूर रहा था। खुद को इस तरह से घूरता देख यूरी बोलता है, आखिर तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ बोलना है। जारेड थोड़ा घबराते हुए बोलता है, नहीं नहीं कुछ भी नहीं। यूरी बोलता है, तो फिर तुम यहाँ पर किस वजह से खड़े हो। तुम्हारी वजह से मुझे चोट लगी, क्या तुम कुछ भी नहीं करोगे। यूरी की बात को सुनकर जारेड वहाँ से जाते हुए बोलता है, यंग मास्टर मुझे माफ करिए, मैं बस अभी आया। जारेड के वहाँ से जाने के साथ ही यूरी जमीन पर लेट जाता है, क्योंकि वो भी काफी थक चुका है। वो जमीन पर लेट आई था कि तब भी साइड से सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं, और हाइनेस ये सच में काफी कूल था, आप ग्रेट हैं। वो सभी लोग इसी तरह से चीयर कर रहे थे, लेकिन तभी उनके पास एक बंदा आता है, और गाइस रोसो नहीं बल्कि ये बंदा है रॉयल नाइट का कैप्टन। कैप्टन को वहाँ पर देखने के बाद रोसो बोलता है, कैप्टन आखिरकार आप यहाँ पर कब आए। कैप्टन बोलता है, बस अभी अभी। ये बोलने के बाद वो अपने सामने देखता है, जहाँ पर उसे दिखाई देता है कि थर्ड प्रिंस वो जमीन पर पड़े हुए हैं। उसके बाद हमें इनके बारे में बताया जाता है, ये ब्रियोल रॉयल गार्ड के कैप्टन हैं और इनका नाम है स्नेड। तो यहीं से हमारा सीन कुछ दिनों बाद मेंशन की तरफ शिफ्ट होता है। हम मेंशन के अंदर जारेड को देखते हैं, जो कि कहीं पर जा रहा था। तभी कोई साइड से उससे बोलता है, क्या तुम्हारी शिफ्ट खत्म हो गई। इस बात को सुनकर जारेड जब बगल में देखता है, तब वहाँ पर थर्ड प्रिंस यानी हमारा यूरी खड़ा था। यूरी वहाँ से जाते हुए जारेड से बोलता है, चलो मेरे साथ आओ, क्योंकि हमें कहीं पर जाना है। जारेड बोलता है, लेकिन मुझे ट्रेनिंग करनी है। यूरी बोलता है, ट्रेनिंग से पहले तुम अपने मेंटालिटी को ठीक कर लो, और वैसे भी तुम्हारी वजह से मुझे चोट लगी थी, तो फिर तुम्हें इस चीज का रिपे नहीं करना चाहिए। यूरी के इस बात को सुनकर जारेड बोलता है, ठीक है मैं समझ गया योर हाइनेस। जारेड के बात को सुनकर यूरी अपने मन में सोचता है, अगर मैं फिलहाल की बात करूं तो वो पहले के मुकाबले थोड़ा और स्ट्रांग हो चुका है। ये काफी नहीं, लेकिन अगर मैं करंट सिचुएशन के हिसाब से बताऊं तो ये इनफ है। यूरी ये बात सोच रहा था, तभी जारेड उससे बोलता है, आखिरकार हम जा कहाँ रहे हैं। यूरी बोलता है, तुम बस शांत रहो और मुझे फॉलो करो। जारेड बोलता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कुछ डेंजरस करने की प्लानिंग बना रहे हैं। यूरी बोलता है, नहीं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अपने साथ किसी और को भी ले जाऊंगा। जारेड बोलता है, आखिर वो कौन है। हम यूरी को देखते हैं, जो किसी को बुलाते हुए बोलता है, हे हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर हैं एर्नांडो। और गाइस आगे से मैं इसे एर्नाडो कहूंगा। मैं इसके बारे में बताया जाता है, ये ब्रियोल का कोर्ट मेज है जिसका नाम है एर्नाडो। एर्नाडो यूरी के पास आते हुए बोलता है, योर हाइनेस बताइए क्या हुआ। यूरी बोलता है, मुझे कहीं पर जाना है तो तुम इसके अंदर मेरी मदद करो। यूरी के बात को सुनकर एर्नाडो वहाँ से जाते हुए बोलता है, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कहीं और जाना है। बोलकर वो वहाँ से जा रहा था, लेकिन तभी यूरी उससे बोलता है, मैं तुम्हारे गैम्बलिंग का पूरा कर चुका दूंगा। यूरी की इस बात को सुनने के बाद एर्नाडो वहीं पर रुक जाता है और बोलता है, क्या आप सीरियस हैं। यूरी बोलता है, हाँ बिल्कुल मैं उसे पे कर सकता हूँ। इसके अलावा क्या तुमने कभी मुझे झूठ बोलते हुए देखा है। एर्नाडो बोलता है, अगर गैम्बलिंग हाउस के बाहर की बात करें तो मुझे लगता है नहीं। इस बात को सुनकर यूरी खुश होते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा। एर्नाडो बोलता है, नहीं बल्कि मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मैंने तुम्हें कभी गैम्बलिंग हाउस के बाहर देखा ही नहीं। इस बात को सुनकर यूरी अपने मन में सोचता है, क्या इतना बुरा हूँ मैं। एनीवेज मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है, मैं दे दूंगा, इसका मतलब मैं पे कर दूंगा, तो तुम दोनों बस मुझे फॉलो करो। यूरी के बात को सुनने के बाद एर्नाडो बोलता है, अगर ऐसी बात है तो। ये बोलकर वो अपने पास से कॉन्ट्रैक्ट को बाहर निकालते हुए आगे बोलता है, तो फिर चलिए कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं। उसकी बात को सुनने के साथ यूरी का पूरा चेहरा उतर जाता है। वो गुस्से में अपने मन में सोचता है, मैंने सोचा नहीं था कि ब्रियोल का थर्ड फिनिश होने के बाद भी कोई मेरी बातों पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करेगा। सोचने के बाद यूरी चिल्लाते हुए बोलता है, जारेड तुम्हें इसकी गारंटी देनी चाहिए। बोलता है, आखिर आपके कहने का क्या मतलब है। यूरी बोलता है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें मेरी बातों का एक विटनेस बनना चाहिए। इस बात को सुनकर जारेड बोलता है, हाँ मैं समझ गया। यूरी के इस बात को सुनने के बाद एर्नाडो हंसते हुए बोलता है, तो फिर चलिए एक साथ चलते हैं योर हाइनेस। वैसे हम कहाँ पर जा रहे हैं जिसकी वजह से आपको अपने साथ में एक नाइट और एक मैजिशियन को ले जाना पड़ रहा है। उसकी बात सुनने के बाद यूरी बोलता है, स्वॉर्ड माउंटेन के ऊपर, और अभी से हम लोग एक डंजन को ढूंढने वाले हैं, द एंसिस्टर डंजन। यूरी के इतना बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम एक टनल का सीन देखते हैं। उसी टनल के अंदर हमें दिखाया जाता है जारेड, यूरी और एर्नाडो। एर्नाडो आगे बढ़ते हुए बोलता है, मुझे पता नहीं था कि पैलेस के नीचे एक ऐसा रास्ता भी है। जारेड यूरी से बोलता है, योर हाइनेस आखिरकार इसका एंड कहाँ पर है। यूरी बोलता है, ये सीधा
सीधा स्वॉर्ड माउंटेन के ऊपर जाता है। जारेड बोलता है क्या स्वॉर्ड माउंटेन, जिसके बारे में काफी सारे लेजेंडरी रूमर फैले हुए हैं। यूरी बोलता है हाँ तुमने सही कहा। ये बोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है मेरे पास लाइफ के अंदर जब पूरे ब्रियोल के ऊपर एम्पायर ने अपना कब्जा कर लिया तब मैंने स्वॉर्ड माउंटेन के अंदर एक डंजन को ढूंढा था। ऐसा कहा जाता है कि इस डंजन को ब्रियोल फैमिली के लोगों ने बनाया था और उस समय इस डंजन को लेकर काफी ज्यादा हंगामे भी हुए थे। और फिर हाल हम लोग जिस रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं उसका यूज बस भागने के लिए किया जाता है और इसी का यूज करते हुए ब्रियोल फैमिली के सभी लोग मुसीबत पड़ने पर यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन इस बार सिचुएशन एकदम अलग है क्योंकि मैं भागने के बजाय सभी का सामना करूंगा। मैं अपनी आंखों से देखूंगा कि ब्रियोल के एंसिस्टर ने आखिरकार किस लेगेसी को छोड़ा है। यूरी के इतना सोचने के बाद हम स्वॉर्ड माउंटेन का सीन देखते हैं। यूरी उस टनल का गेट ओपन करते हुए बोलता है फाइनली हम लोग स्वॉर्ड माउंटेन के ऊपर पहुंच गए। वहाँ पर आने के बाद एर्नाडो बोलता है मैं गेस कर सकता हूँ कि हम लोग स्वॉर्ड माउंटेन के ऊपर पहुंचने वाले हैं, लेकिन इन सभी से अलग ही और हाइनेस आपको इस गेट की कहाँ से मिली। उनकी बात को सुनने के बाद यूरी अपने मन में सोचता है वो स्टडी रूम के कॉर्नर में छुपा हुआ था जो कि मुझे मेरे पास्ट लाइफ से पता चला। उस समय मुझे पता नहीं था कि आखिरकार मैं इसका यूज कहाँ पर करूँ, इसकी वजह से मुझे बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ये सोचने के बाद यूरी बोलता है इससे तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। यूरी के इतना बोलने के बाद हम एर्नाडो के हाथ को देखते हैं जो कि एक पेड़ में टच हुआ था, इसकी वजह से उसके हाथ में काफी सारे कट लग जाते हैं। इस चीज को देखकर यूरी बोलता है केयरफुल रहो क्योंकि यहाँ के पत्ते काफी ज्यादा नुकीले हैं और दुखी होने के बजाय बस चुपचाप मुझे फॉलो करो। इतना बोलकर यूरी वहाँ से जाने लगता है। पीछे से एर्नाडो बोलता है सर जेरार्ड। जारेड बोलता है हाँ क्या हुआ। एर्नाडो बोलता है क्या योर हाइनेस हाल ही में कुछ अजीब खा रहे हैं क्योंकि वो हाल फिलहाल में बहुत ही ज्यादा बदल चुके हैं। एर्नाडो ये बात बोल रहा था तभी यूरी चिल्लाते हुए बोलता है आखिरकार तुम दोनों वहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो जल्दी से यहाँ पर आओ। एर्नाडो बोलता है उनका सब कुछ बदल गया लेकिन उनका बिहेवियर नहीं बदला। हम यूरी को देखते हैं जो अपने सामने किसी चीज को देखने के बाद उन दोनों से बोलता है तुम लोग वहीं पर रुक जाओ क्योंकि यहाँ पर डायर उल्फ का पूरा झुंड है। हम यूरी के सामने डायर उल्फ के पूरे झुंड को देखते हैं। सभी को देखने के बाद यूरी बोलता है वो लोग एक ग्रुप के अंदर है, इसका मतलब वो काफी सारे होंगे। यूरी के बात को सुनकर जारेड बोलता है आखिर आपको इसके बारे में कैसे पता। यूरी बोलता है कुछ खास नहीं, मैंने बस बुक में पढ़ा था। उसके बात को सुनकर जारेड शॉक होते हुए अपने मन में सोचता है क्या आपने बस बुक में पढ़ा था। इसके बाद यूरी खड़ा होते हुए बोलता है उन्होंने हमें अभी तक नहीं देखा तो फिर चलो यहाँ से चलें। यूरी के ये बोलने के बाद सभी लोग आगे बढ़ रहे थे लेकिन तभी उनमें से एक का पैर एक ब्रांच पर पड़ जाता है जिसकी वजह से थोड़ी सी आवाज हो जाती है और ये आवाज करने वाला कोई और नहीं बल्कि एर्नाडो था। वो हंसते हुए बोलता है मुझे लगता है मेरी वजह से थोड़ी गड़बड़ हो गई तो फिर मुझे माफ करना। एर्नाडो के इतना बोलने के बाद हम उसके पीछे देखते हैं जहाँ से एक उल्फ मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर रहा था। उस मॉन्स्टर को देखने के बाद जारेड चिल्लाते हुए बोलता है सर एर्नाडो। ये बोलकर जारेड एक अटैक करता है जिसकी वजह से उल्फ मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। इस चीज को देखकर यूरी बोलता है क्या तुमने माना मेथड का यूज किया, ये बिल्कुल भी बुरा नहीं था, ये काफी बढ़िया था लेकिन अब इसकी वजह से सभी का अटेंशन हमारी तरफ आ चुका है। यूरी के इतना बोलने के बाद हम एक उल्फ मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अपने सभी टीममेट को बुलाने के लिए एक जोरदार रोर करता है। इसी रोर के साथ वहाँ पर काफी सारे उल्फ मॉन्स्टर आते हैं और इन तीनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इतने सारे मॉन्स्टर को देखने के बाद जारेड बोलता है आप दोनों मेरे पीछे रहिए, इन सभी को मैं हैंडल कर सकता हूँ। जारेड के इतना बोलने के साथ ही वो उल्फ मॉन्स्टर सीधा उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। उन सभी को अपनी तरफ आता देख जारेड वहाँ पर अपने माना मेथड का यूज करता है और उन सभी उल्फ मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है। जारेड को इस तरह से फाइट करता देख एर्नाडो बोलता है वो सच में काफी अच्छा फाइटर है जैसा कि मुझे ब्रियोल के रॉयल गार्ड से उम्मीद थी। एर्नाडो के बात को सुनकर यूरी बोलता है तुमने सही कहा, वो काफी स्किल्ड है, मुझे नहीं लगता कि वो अकेले इन सभी को हैंडल कर सकता है क्योंकि इन मॉन्स्टर का नंबर वो बहुत ही ज्यादा है। जारेड को देखते हैं इनसे फाइट करने की वजह से उसकी बॉडी भी शेक कर रही थी। इस चीज को देखने के बाद यूरी एर्नाडो से बोलता है एर्नाडो अब तुम्हारी बारी, ये तुम्हारी एबिलिटी के ऊपर पूरा भरोसा है और अब टाइम आ गया कि तुम खुद को प्रूव करो। यूरी के बात को सुनने के बाद एर्नाडो वो वहाँ पर काफी सारे फायरबॉल को समन करते हुए बोलता है तो मुझे लगता है आप इस बैटल के अंदर एक मैच का फुल्ली यूज करना चाहते हैं। एर्नाडो के इतना बोलने के बाद हम जारेड को देखते हैं जो कि पीछे देखते हुए बोलता है आखिर ये लोग अचानक से किस बारे में बात करने लगे। ये बोलने के बाद जब वो ठीक से अपने पीछे देखता है तब उसे पता चलता है कि एक फायरबॉल वो उसी के तरफ आगे बढ़ रहा है। इस फायरबॉल को देखने के साथ ही जारेड उस मॉन्स्टर को धक्का देता है और तुरंत वहाँ से जंप करके साइड हो जाता है। जारेड के वहाँ से हटने के साथ ही हम देखते हैं उस एरिया के अंदर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। इस एक्सप्लोजन के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ
यहाँ पर कोई बोलता है मुझे उम्मीद नहीं था कि वहाँ पर डायर उल्फ के अलावा कोई और मॉन्स्टर भी आ जाएगा। बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि जारेड था। वो आगे बोलता है हालांकि जब हम लोग जीत गए तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और क्या फिर हाल हम लोग स्वॉर्ड माउंटेन के पीक पर हैं। के बाद वो चारों तरफ देखते हुए बोलता है योर हाइनेस क्या आपको लगता है कि ये जगह सही है? यहाँ पर तो दूर दूर तक किसी रैली का ट्रेस भी नहीं है। जारेड की बात को सुनने के बाद यूरी बोलता है नहीं ये एकदम ही परफेक्ट प्लेस है। ये बोलने के साथ ही यूरी की नजर किसी चीज पर पड़ती है। देखते हैं उसके सामने जमीन के नीचे कोई आइटम ग्लो कर रहा था। इसे देखने के बाद यूरी बोलता है फाइनली मैंने उसे ढूंढ लिया। ये बोलने के बाद यूरी वहीं जमीन पर खुदाई करने लगता है। इस चीज को देखकर जारेड बोलता है योर हाइनेस आखिर आप क्या कर रहे हैं? यूरी बोलता है हमें इस आइटम को बाहर निकालना होगा। यूरी के बात को सुनकर जारेड आगे बढ़ते हुए बोलता है सर एर्नाडो मेरी मदद करिए। एर्नाडो बोलता है लेकिन अगर मेरे हाथ में कोई घाव आ गया तो? क्योंकि एक मैच के लिए उसके हाथ में घाव आना ये शर्म की बात है। एर्नाडो के इतना बोलने के बाद हम यूरी को देखते हैं जिसने की अब उस आइटम को बाहर निकाल लिया था। देखते हैं ये आइटम कुछ और नहीं बल्कि एक स्वॉर्ड है जो कि शायद यूरी के सिस्टर की होगी। एर्नाडो इस स्वॉर्ड को देखते हुए बोलता है इसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये यहाँ पर दफन था बल्कि अगर इसके लुक की बात करें तो वो एकदम नए जैसा है। एर्नाडो के बात को सुनने के बाद यूरी उस स्वॉर्ड को देखता है जिसमें लिखा था गिल्टी। इसके बाद जारेड वो यूरी से बोलता है क्या यही है आपके एंसिस्टर का रेलिक? यूरी बोलता है आखिर किसे पता क्योंकि कुछ भी हो सकता है। यूरी के इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं वो पूरी जगह सेक करने लगती है। इस चीज को देखकर यूरी स्माइल करते हुए बोलता है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसका पता चल गया। उसके इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं कि जमीन के अंदर बड़े बड़े क्रैक पड़ने लगते हैं। इसी के साथ उन तीनों के पैरों के नीचे से जमीन गायब हो जाती है और वो लोग गड्ढे में गिरने लगते हैं। इसके बाद हम उसी अंडरग्राउंड का सीन देखते हैं जहाँ पर ये तीनों गिरे थे। यूरी को वहाँ पर ज्यादा चोट नहीं लगी थी क्योंकि जारेड ने उसे बचा लिया था अपने माना का यूज करते हुए, लेकिन इसकी वजह से उसकी हालत वो काफी खराब हो चुकी थी। इस चीज को देखकर यूरी बोलता है क्या उसने अपने माना मेथड का यूज करते हुए मेरी जान बचाई है? उतना भी बुरा नहीं जितना मैंने सोचा था। यूरी के इतना बोलने के बाद हम एर्नाडो को देखते हैं जो कि बहुत ही आराम से नीचे आते हुए बोलता है ये तो उससे ज्यादा गहरा है जितना कि मैंने सोचा था। एर्नाडो को इस तरह से नीचे आता देख यूरी बोलता है क्या अपनी सेफ्टी की वजह से तुमने मुझे इग्नोर कर दिया? इस बात को सुनकर एर्नाडो हंसते हुए बोलता है क्या इग्नोर? उस समय सिचुएशन ही ऐसी थी जिसकी वजह से मैं आपको बचा नहीं पाया। ना बोलने के साथ ही एर्नाडो को अपने पीछे से कुछ फील होता है। इस चीज को फील करने के बाद जब वो पीछे देखता है तब उसे दिखाई देता है एक पर्सन जो कि इन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहा था। उसे देखने के बाद एर्नाडो चिल्लाते हुए बोलता है योर हाइनेस अपने पीछे देखिए। यूरी बोलता है टॉपिक को बदलने की कोशिश मत करो क्योंकि मैं तुम्हारे चाल के अंदर नहीं फंसूंगा। एर्नाडो बोलता है नहीं मैं टॉपिक को नहीं बदल रहा, वहाँ पर एक घोस्ट है। बात को सुनकर यूरी पीछे घूमते हुए बोलता है क्या एक घोस्ट? ये बोलने के बाद जब वो पीछे देखता है तब उसे दिखाई देता है वही आर्मर वाला पर्सन जो कि इन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहा था। इसे देखने के बाद यूरी अपने मन में सोचता है ये तो एक डेथ नाइट है। इसके बाद यूरी जारेड से बोलता है जारेड चलो जल्दी करो उठ जाओ। यूरी की बात को सुनने के बाद भी जारेड नहीं उठता। इस चीज को देखकर यूरी उसे लात मारते हुए बोलता है मैंने कहा चलो जल्दी करो उठ जाओ। जारेड उठने के साथ ही चिल्लाते हुए बोलता है आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ? बोलकर वो अपने सामने देखता है जहाँ से वो डेथ नाइट इन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहा था। उसे यूरी की तरफ आता देख जारेड सामने आते हुए बोलता है योर हाइनेस आप पीछे हटिए, इस डेथ नाइट से मैं डील कर सकता हूँ। हम यूरी को देखते हैं जो उस डेथ नाइट को देखते हुए अपने मन में सोचता है क्या एक डेथ नाइट? जैसा कि इसके नाम से पता चलता है ये एक नाइट है जो कि मरने के बाद वापस आ चुका है। जब एक नाइट डेथ नाइट बन जाता है तब वो पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ये सोचने के बाद यूरी आगे बढ़ते हुए जेराड से बोलता है ये ठीक है, ये हमारे लिए बिल्कुल भी डेंजरस नहीं। जेराड बोलता है आखिर आपको इस बारे में कैसे पता? यूरी बोलता है मुझे पता नहीं, मैं बस फील कर सकता हूँ। इसके बाद यूरी डेथ नाइट के पास जाने के बाद बोलता है ये यहाँ पर हमारे फाउंडर के डंजन की प्रोटेक्शन करता है, इसलिए यहाँ पर ऐसा कोई भी रीजन नहीं है जिसकी वजह से ये हमारे ऊपर अटैक करेगा क्योंकि हम फाउंडर के ब्लड लाइन के हैं। मैंने सही नहीं कहा? यूरी के बात को सुनने के बाद भी वो डेथ नाइट कुछ भी नहीं बोलता और अपनी शॉट को बाहर निकालता है। इस चीज को देखने के बाद जारेड और एर्नाडो वो दोनों चिल्लाते हुए बोलते हैं योर हाइनेस अपने सामने देखिए। हम यूरी को देखते हैं जिसके फेस के पास से उस डेथ नाइट की शॉट गुजरती है, लेकिन वो यूरी को मारता नहीं है बल्कि अपने शॉट को जमीन के अंदर धंसा देता है। इस चीज को
देखने के बाद एर्नाडो वो घबराते हुए बोलता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा, योर हाइनेस का सर वो 2 टुकड़ों में बढ़ चुका है। उसके बात को सुनने के बाद यूरी बोलता है अपने बकवास को बंद करो, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। एर्नाडो बोलता है मेरे कहने का ये मतलब है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा, आपके बाल वो कैसे कट गए। एर्नाडो के इतना बोलने के बाद हम उस डेथ नाइट को देखते हैं जो कि यूरी से बोलता है तुम्हारा एटीट्यूड वो एकदम ही उन्हीं की तरह है। यूरी बोलता है आखिर किसके जैसा। नाइट बोलता है एरिच ब्रियोल। इस बात को सुनकर एर्नाडो बोलता है एरिच ब्रियोल, ब्रियोल फैमिली के हर एक मेंबर को उनके बारे में सब कुछ पता है। वो एक ऐसे स्वॉर्डमैन थे जिन्होंने बस एक ही स्वॉर्ड का यूज करते हुए पूरे कॉन्टिनेंट को अपने अंडर में कर लिया था। और ब्रियोल फैमिली के फाउंडर भी वही हैं, द लैंड ऑफ नाइट, वो यहाँ के पहले किंग थे। इसके बाद यूरी वो डेथ नाइट से बोलता है क्या यहाँ पर आने वाले हम लोग पहले पर्सन है। वो डेथ नाइट बोलता है हाँ बिल्कुल, अगर तुम ब्रियोल के डिसेंडेंट नहीं होते तो तुम कभी भी उस स्वॉर्ड को उठा नहीं सकते। यूरी बोलता है तो क्या ये स्वॉर्ड सच में पीयरलेस ट्रेजर है तो कि हमारे फाउंडर यूज करते थे। डेथ नाइट बोलता है हाँ तुमने सही कहा, ये वही है जिसका मैंने यूज किया था। उसकी बात को सुनकर यूरी थोड़ा हैरान हो जाता है। इस चीज को देखकर वो डेथ नाइट आगे बोलता है आखिर क्या हुआ, तुम्हारा रिएक्शन वो इस तरह से क्यों है। यूरी बोलता है नहीं कुछ खास नहीं, मुझे बस बुरा लग रहा है कि आखिरकार मैं तुम्हारे आइटम को क्यों छुआ। नाइट आगे बोलता है डिसेंडेंट ऑफ ब्रियोल, चलो यहाँ पर आने का अपना रीजन बताओ। उस नाइट के बात को सुनने के बाद यूरी बोलता है मैं यूरी ब्रियोल, ब्रियोल का थर्ड प्रिंस और एरिच ब्रियोल का सक्सेसर यहाँ पर उनकी लेगेसी को लेने के लिए आया हूँ, चलो मुझे उनकी लेगेसी दे दो। यूरी के बात को सुनने के बाद वो नाइट उसे थोड़ी देर तक घूरता है और फिर वहाँ से घूमकर जाने लगता है। वो आगे जाते हुए बोलता है अब टाइम आ गया है कि मैं अपने कर्तव्य को पूरा करूँ, मैं तुम्हें वो दूंगा जो कि तुमने अभी भी मुझसे मांगा है। उसकी बात को सुनने के बाद यूरी भी उसके पीछे जाने लगता है। यूरी को वहाँ से जाता देख जारेड वो चुपचाप वहीं पर खड़ा होता है और अपने मन में सोचता है ये कोई भी सेंस नहीं बनाता, हम फाउंडर ऑफ द ब्रियोल के डंजन के अंदर आए हैं। यहाँ पर आने के बाद हमें एक डेथ नाइट मिला जो कि हमसे बात कर सकता है, ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा है, मैंने कभी भी इन चीजों के बारे में इमेजिन भी नहीं किया था। वो ये सभी बातें सोच रहा था तब यूरी उससे बोलता है जारेड आखिरकार तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। यूरी की बात को सुनकर जारेड वो कुछ बोलने वाला होता है लेकिन तभी उसे अचानक से कुछ होने लगता है। तो यूरी के पास्ट लाइफ की मेमोरी याद आने लगती है। मेमोरी को देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है आखिर मुझे ये क्या अजीब सी चीज दिख रही है। ये सोचने के साथ वो यूरी से बोलता है यंग मास्टर मैं अभी आपके साथ आता हूँ। जारेड के इतना बोलने के बाद हम डेथ नाइट को देखते हैं जो कि बड़े बड़े माना स्टोन या फिर तुम उन्हें क्रिस्टल भी बोल सकते हो उसके सामने खड़ा था। उसके बाद वो वहीं क्रिस्टल के सामने जमीन पर बैठ जाता है। उसके ऐसा करने के साथ ही हमें दिखाया जाता है कि उस एरिया के अंदर से अचानक ही बहुत ही ज्यादा लाइट बाहर आने लगती है। इसी के साथ वो डेथ नाइट बोलता है मैं होप करता हूँ तुम सभी लोग किसी काम के हो। के इतना बोलने के बाद हम यूरी को देखते हैं जो अचानक ही एक अलग ही जगह पर पहुंच चुका था। अपने चारों तरफ देखते हुए बोलता है आखिर ये कौन सी जगह है और मैं कहाँ पर हूँ। यूरी के सामने देखते हैं जहाँ से कोई पर्सन उसी की तरफ आगे बढ़ रहा था। उस पर्सन को अपनी तरफ आता देख यूरी बोलता है क्या वो फाउंडर हैं? नहीं रुको ये बंदा, ये तो। यूरी के इतना बोलने के साथ वो बंदा बहुत ही स्पीड के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं यूरी जो उसे देखते हुए आगे बोलता है ये पर्सन तो ह्यूमन ही नहीं है। यूरी के इतना बोलने के साथ ही वो पर्सन सीधा यूरी के ऊपर अटैक करता है लेकिन यूरी भी उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। उसके अटैक को ब्लॉक करने के बाद वो जब सामने देखता है तब उसे पता चलता है कि ये बंदा भी माना मेथड का यूज करता है। इस चीज को देखकर यूरी एकदम ही शॉक हो जाता है। इसे देखते हुए अपने मन में सोचता है ये जिस चीज का यूज कर रहा है वो तो एक माना मेथड है। हम उस बंदे को देखते हैं जो कि अपने चेस्ट पर टच करने के साथ ही अपने माना मेथड को एक्टिवेट कर लेता है। इस चीज को देखकर यूरी अपने मन में सोचता है वो दिखा रहा है कि आखिरकार माना को ऑपरेट कैसे करते हैं। गाइस ये यहाँ पर यूरी को सिखाने के लिए आया है ना कि मारने के लिए। वो यूरी को ये बता रहा था कि आखिरकार उसे ये कैसे करना है। उसके हरकतों को देखने के बाद यूरी चिल्लाते हुए बोलता है आखिरकार तुम्हें क्या लगता है मैं तुरंत तुम्हारे हरकतों को कॉपी कर सकता हूँ, वो भी बैटल के बीच। ये बोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है मुझे लगता है मेरे एंसेस्टर वो पागल थे, उन्हें लगता है उनका माना मेथड कोई ऐसा पर्सन सीख सकता है जिसे कि अभी खुद को ट्रेन करना भी नहीं आता। इसके अलावा ये एक ऐसा काम है जो कि कोई अपने सेकंड लाइफ के अंदर आए बगैर बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लेकिन मेरे बारे में चीजें अलग है, मुझे इन सभी चीजों के बारे में अच्छे से पता है। ये सोचने के बाद यूरी अपने हाथ में माना को रिलीज करता है और इसके बाद अपने हाथ को देखते हुए सोचता है क्या इसे ऐसे ही करते हैं। ये सोचने के बाद वो चिल्लाते हुए उस ब्लैक एंड व्हाइट पर्सन से बोलता है क्योंकि मैं अभी भी इस चीज को लेकर सीरियस नहीं हूँ कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए, तो फिर चलो बस यही करते हैं।
और गाइस ये दोनों यहाँ पर फाइट की बात कर रहे हैं। यूरी आगे बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है मैं फ्यूचर के अंदर चलकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा, मुझे और ज्यादा स्ट्रांग बनना ही होगा क्योंकि फ्यूचर के अंदर एम्पायर हमारे ऊपर अटैक करेगा और इस बार मैं बिल्कुल भी नहीं हार सकता। अब वो टाइम आ गया कि हम सभी लोग मिलकर उन्हें डिस्ट्रॉय कर दें। मैं वो गलती वापस से रिपीट नहीं करूंगा जो कि मैंने अपने पास्ट लाइफ के अंदर किया। सभी बातें सोचने के बाद यूरी बहुत ही स्पीड से अपनी जगह से गायब होता है और सीधा अपने सामने खड़े बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। अटैक करने के बाद यूरी को पता चलता है कि वो उसकी पूरी की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कोई अपने आइज को ओपन करते हुए बोलता है आखिर मैं कहाँ पर हूँ, और ये कोई और नहीं बल्कि जारेड था। अपने सामने देखते हुए बोलता है क्या ये कोई ट्रेनिंग ग्राउंड है। ये बोलने के बाद वो इधर उधर देखता है और फिर आगे बोलता है ये देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई ड्रीम है। फिर यूरी अपनी शॉट को बाहर निकालते हुए आगे बोलता है आखिरकार तुम कहाँ पर हो, चलो मेरे सामने आ जाओ। यूरी के इतना बोलने के बाद हम एक बंदे को देखते हैं जो कि उसके पीछे से आगे बढ़ रहा था। यूरी भी उसे सेंस कर लेता है और बहुत ही स्पीड के साथ पीछे घूमते हुए बोलता है मैंने तुम्हें सेंस कर लिया। और ये बोलने के बाद जब वो अपने सामने देखता है तब वो एकदम ही हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने उसका एक डुप्लीकेटर खड़ा था। ये देखने के बाद जारेड अपने मन में सोचता है क्या ये डेथ नाइट का कोई टेस्ट है। ये सोचकर जारेड उससे बोलता है मुझे बताओ आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है। बंदा बोलता है मेरा भी नाम वही है जारेड। और जारेड तुम डेस्टिनी को चैलेंज करने की कोशिश मत करो। अपने डुप्लीकेटर की बात को सुनने के बाद भी जारेड वो कुछ समझ नहीं पाता। जारेड आगे बोलता है क्या तुम रॉयल गार्ड बनना चाहोगे, और हाँ वैसे भी तुम बस एक पीसफुल लाइफ को जीना चाहते हो। अगर तुम सच में ऐसा चाहते हो तो थर्ड प्रिंस से जितना हो सके उतना दूर हो जाओ, और अगर तुम उसके पास रहे तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अपने डुप्लीकेटर की बात को सुनकर जारेड अपने मन में सोचता है अगर मैं पास्ट की बात करूँ तो शायद मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता। हालांकि इस बार सिचुएशन चेंज है क्योंकि मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सोचने के बाद वो स्माइल करते हुए बोलता है क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम हमारे बारे में कुछ ज्यादा ही जानते हो, शायद ऐसा इसीलिए क्योंकि तुम मेरी ही एक फेक कॉपी हो। जैसे एक बार शॉट चलाने के बाद उसे वापस नहीं किया जा सकता, उसी तरह अगर मैंने किसी का साथ देने का फैसला कर लिया तो मैं भी कभी पीछे नहीं हटता। और अगर तुम ऐसा ही सोचते रहे तो मुझे लगता है जल्दी तुम्हारा दिमाग भी खराब हो जाएगा। जारेड के बात को सुनने के बाद उसका डुप्लीकेटर अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है सच में तुम्हारी बहुत ही बुरी थिंकिंग है। ये बोलकर वो अपनी जगह से जंप करता है और सीधा जारेड के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जारेड वो सही टाइम पर उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। उसके अटैक को ब्लॉक करने के बाद वो अपने मन में सोचता है इसकी स्ट्राइक ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन कैसे इसके बावजूद वो अपने डिफेंस को लेकर इतना ज्यादा फोकस कैसे है। इसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये कभी भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। जारेड ये बातें सोच ही रहा था तभी उसका डुप्लीकेटर वो जंप करके पीछे हटता है। उसे पीछे हटता देख जारेड स्माइल करते हुए अपने मन में सोचता है तो फिर ठीक है। ये सोचने के बाद वो भी आगे बढ़ता है और उसके ऊपर सीधा अपने शॉट से अटैक करता है। जारेड के अटैक की वजह से उसकी बॉडी पर एक कट लग गया था और वहां से ब्लड के बजाय मिट्टी बाहर निकल रही थी। देखते ही देखते उसकी पूरी बॉडी मिट्टी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये देखने के बाद जारेड बोलता है तो यह तुम्हारी सच्चाई। ये बोलकर वो अपने मन में सोचता है ये तो सच में काफी बड़ा है, लेकिन इसके अलावा मुझे यकीन है कि योर हाइनेस भी किसी से फाइट कर रहे होंगे, और योर हाइनेस मैं ये होप करता हूँ कि आप उसके अगेंस्ट जीत कर यहाँ पर सही सलामत वापस आएंगे। जारेड के इतना सोचने के साथ हमारा सीन वापस से यूरी की तरफ शिफ्ट होता है। हम उस एरिया के अंदर एक बहुत ही बड़े चट्टान को देखते हैं जिसके ऊपर काफी सारे स्क्रैच लगे हुए थे। उसी चट्टान के नीचे हम यूरी को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही खराब थी और वो वहीं जमीन पर पड़ा था। यूरी के सामने हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। हम एक्सप्लोजन के बाद का सीन देखते हैं। वो बंदा यूरी को अपने हाथों से मारने के लिए उसके ऊपर अटैक करने जा ही रहा था, लेकिन तभी यूरी अपने शॉट को पकड़ता है। हम देखते हैं इस बार यूरी के शॉट के अंदर से माना बाहर निकल रहा था। यूरी अपने शॉट को उठाता और बिना कोई देरी किए सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है। यूरी के अटैक की वजह से वो बंदा थोड़ा दूर जाकर गिरता है और उस एरिया के अंदर वापस से एक एक्सप्लोजन होता है, लेकिन एक्सप्लोजन के बाद हम देखते हैं वो बंदा उसे ज्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं था। इस चीज को देखने के बाद यूरी अपने मन में सोचता है आखिरकार कितना टाइम बीत चुका है। फिलहाल ये काफी ज्यादा डेंजरस था, लेकिन इसके सभी बैटल के लिए मैं इसका थैंक्स करता हूँ।
हूँ। इसके साथ फाइट करते समय मैंने ये सीख लिया कि आखिरकार माना मेथड का यूज कैसे करते हैं और इसी के साथ अपनी स्वॉर्ड को अच्छे से यूज कैसे करते हैं मुझे ये भी पता चल गया। ये सोचने के बाद यूरी उस बंदे को देखता है जहाँ पर उसकी बॉडी धीरे धीरे पिघल रही थी और अचानक से उसकी स्वॉर्ड वो टुकड़ों में टूट जाती है। इसी के साथ उसकी बॉडी भी वो धीरे धीरे करके डिसअपेयर होने लगती है। हम उस बंदे को देखते हैं जो कि डिसअपेयर होते समय यूरी को बाय बाय कर रहा था। इस चीज को देखकर यूरी बोलता है मुझे लगता है कि इसका बस यही मतलब है, टाइम एंड हो गया। तुमने मुझे जितनी चीजें सिखाई मैं उन सभी के लिए तुम्हारा थैंक्स करता हूँ। ये बातें बोलते हुए यूरी भी धीरे धीरे डिसअपेयर हो रहा होता है। वहाँ से डिसअपेयर होने के साथ ही यूरी को जब होश आता है तब वो अपने पहले की जगह पर पड़ा था। उठने के बाद बोलता है क्या मैं वापस आ गया। हम उसी के बगल में जारेड और रेनार्डो को देखते हैं जहाँ पर वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। यूरी उन दोनों को देख रहा था लेकिन तभी वो डेथ नाइट उसके पीछे से बोलता है लगता है तुमने काफी अच्छे ड्रीम को देखा। यूरी बोलता है आखिर अभी जो मैंने देखा वो क्या था। डेथ नाइट उसे बताता है वो एरिज की प्लानिंग थी। उन्होंने इसे ब्रियोल के सक्सेसर के लिए छोड़ा था जो कि यहाँ पर उसकी तलाश में आएगा। डेथ नाइट की बात को सुनकर यूरी अपने मन में सोचता है मेरे पास्ट लाइफ के अंदर एम्पायर ने स्वॉर्ड माउंटेन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसी रीजन की वजह से ब्रियोल फैमिली का कोई भी मेंबर यहाँ पर नहीं आ सका। ये सोचने के बाद यूरी बोलता है क्या ये वही माना मेथड है जिसे फाउंडर यूज करते थे। डेथ नाइट बोलता है नहीं, ये एरिच द्वारा छोड़ी गई आखिरी लेगेसी है। अपने लाइफ के लास्ट टाइम में ट्रेवल करने के बाद उन्हें काफी ज्यादा इनलाइटमेंट गेन हुआ और पूरे वर्ल्ड के अंदर इसे पाने वाले तुम बस पहले पर्सन हो। इस बात को सुनकर यूरी बोलता है तो फिर इसे सीधा रॉयल फैमिली के अंदर पास ऑन किया जाना चाहिए था। आखिरकार मुझे ये इस तरह से क्यों मिला। डेथ नाइट बोलता है ये डंजन तब तक ओपन नहीं होती जब तक कि इसका टाइम नहीं आता। और अगर मैं तुम्हें इसका एक और फैक्ट बताऊं तो डंजन ओपन हुआ इसका मतलब अब उस पावर को यूज करने का टाइम आ गया है। डेथ नाइट की बात को सुनकर यूरी बोलता है आखिर टाइम से तुम्हारा क्या मतलब है। डेथ नाइट बोलता है अगर मैं तुम्हें बताऊं तो इसका आंसर देना ये मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं, तुम्हें इसे खुद ही समझना होगा कि आखिरकार तुम्हें ये स्वॉर्ड क्यों मिली। यूरी बोलता है कम से कम मुझे इतना तो बता दो कि आखिरकार इस माना मेथड का नाम क्या है। वो डेथ नाइट बोलता है सोल सेवरेंस। इसके अलावा यूरी ब्रियोल एक बार घुटने पर बैठो, मैं तुम्हारे एंसिस्टर की लेगेसी तुम्हें देना चाहता हूँ। डेथ नाइट के बात को सुनकर यूरी तुरंत अपने घुटनों पर बैठ जाता है। इसके बाद डेथ नाइट उसके सर पर हाथ रखते हुए बोलता है कभी भी अपने एनिमीज से मत डरना। यूरी बोलता है हाँ मैं ऐसा ही करूंगा। डेथ नाइट वापस से बोलता है अगर तुम्हें किसी चीज पर बिलीव है तो उस पर लगातार काम करते रहो। यूरी बोलता है हाँ। डेथ नाइट आगे बोलता है ब्रियोल की ड्यूटी को पूरा करो अपने मरते दम तक। यूरी बोलता है हाँ बिल्कुल। यूरी के इतना बोलने के साथ ही वो डेथ नाइट उसका बाल पकड़कर खींचने लगता है। यूरी का बाल खींचने के बाद वो डेथ नाइट वहाँ से डिसअपेयर होते हुए बोलता है मेरी बातों को हमेशा याद रखना, ब्रियोल कभी भी अपने हॉनर को मत छोड़ना यहाँ तक कि मरते समय भी। और यही ब्रियोल का ओथ है मतलब शपथ। डेथ नाइट के इतना बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम अगले दिन मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग के अंदर हम हैना को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए बोलती है योर हाईनेस सुबह हो चुकी है, चलिए जल्दी से उठ जाइए। लेकिन यूरी वो तो अभी भी सो रहा था लेकिन वो बहुत ही मुश्किल से उठकर बैठता है। अभी हैना उससे बोलती है आप बहुत ही थक चुके हैं क्योंकि कल रात को आप बहुत ही देर से आए थे। यूरी बोलता है हाँ कल रात को मैं रॉयल पैलेस के अंदर गया था इसी वजह से इतनी देर हो गई, मतलब लाइब्रेरी के अंदर गया था। यूरी की बात को सुनकर हैना बोलती है लेकिन आप अचानक से वहाँ पर क्यों जा रहे हैं। यूरी बोलता है एक रिकॉर्ड है जिसे कि मुझे हर कीमत पर ढूंढना है। इसके बाद यूरी हमें बताता है कि मुझे एक रिकॉर्ड को ढूंढना है जो कि रॉयल पैलेस के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के अंदर रखा है। मुझे एक रिपोर्ट मिला जिसमें लिखा था फाउंडर एरिच ब्रियोल का एक भाई भी था, एक ऐसा आदमी जिसने अपने हॉनर को छोड़ दिया और अचानक ही हिस्ट्री से गायब हो गया। उस रिकॉर्ड को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वही आदमी है डेथ किंग। इसके अलावा मेरे पास जो स्वॉर्ड है वो फाउंडर की ओरिजिनल स्वॉर्ड है। इसके बाद है ना वो यूरी के पास कुछ कपड़े लाते हुए बोलती है योर हाईनेस आपको अपने कपड़े बदल लेने चाहिए क्योंकि हिज मेजेस्टी वो आपके बारे में पूछ रहे थे। हैना के बात को सुनकर यूरी बोलता है लेकिन क्यों। हैना बोलती है मुझे नहीं पता लेकिन मुझे लगता है एर्नॉड से मिलने के बाद ही उन्होंने आपको बुलाया है। उन्होंने ये कहा कि मैं आपको तुरंत उनके पास भेज दूं। हैना की बात को सुनकर यूरी अपने मन में सोचता है क्या एर्नॉड वो आदमी। थोड़ा पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर एर्नॉड यूरी से बोलता है योर हाईनेस आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ मैं उसकी रिपोर्ट हिज मेजेस्टी को दूंगा। उसकी बात को सुनकर यूरी बोलता है क्या ऐसा करने की जरूरत है। एर्नॉड बोलता है हाँ मुझे ऐसा ही लगता है। तो एर्नॉड के इतना बोलने के साथ ही हमारा एपिसोड ये यहीं पर एंड होता है। मैं होप करता हूँ तुम्हें मेरी ये नई सीरीज अच्छी लगी होगी।
अगर तुम्हें ये सीरीज अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट में जरूर बताना कि आखिरकार तुम्हें ये कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।